हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आसान सा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला चैप्टर देखा है ना, आपने पढ़ा है ना मुझसे। तो उसमें सारी इंडस्ट्रीज के बारे में ना, इसमें जितने भी मिनरल हैं और जितनी भी आपकी एनर्जी रिसोर्सेज है उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो और तो कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो वो ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के नोट्स मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर लेना, आई विल रिप्लाई। और भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने सब डाला हुआ है, यू कैन एक्सेस, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। मिनरल क्या होता है? हमारी जिंदगी का ये बहुत ही अनमोल रत्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ भी चीज यूज कर लो, हर चीज मिनरल से बनी हुई है। होता क्या है? होमोजीनियस है, मतलब सेम तरीके का होता है पूरा, और नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। इसका खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम मिनरल कहते हैं। कुछ भी चीज हो ना, चाहे छोटी सी पिन से लेकर हो, चाहे आपका पाउडर हो लगाने वाला, ठीक है, टेल्कम पाउडर, चाहे आपकी बिल्डिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, बर्तन हो, मशीन हो, हर चीज, और बेशक हाँ जो आप खाना खाते हो वो भी सब कुछ मिनरल से बना हुआ है। और क्या होता है? और एक पत्थर होता है, उसके अंदर आपके मिनरल्स भी पाए जाते हैं और बाकी एलिमेंट भी छोटे मोटे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओर के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ओर इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसके अंदर एक या दो या उससे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, मिक्स होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ओके। अब ये मिनरल पाए कैसे जाते हैं भाई? इग्निशियस रॉक समझो पहले। इग्निशियस रॉक वो होती हैं जैसे लावा जो होता है ना, जो उसमें से वोल्केनो में से निकलता है, वो लावा या फिर मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो इग्निशियस रॉक बनती है। और जब किसी रॉक को हीट मिलती है, प्रेशर मिलता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो मिनरल है ना, ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक दोनों रॉक्स में पाए जाते हैं। और किस फॉर्म में मिलते हैं? जैसे इन इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ना कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं, फॉल्ट होते हैं, लाइक इस तरीके से आप देख सकते हो बीच में क्रैक टाइप के, इनमें ये पाए जाते हैं। क्रैक बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। छोटे हैं तो उसको वेन्स बोलते हैं, बड़े हैं तो उसको लोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मोस्टली मिनरल्स जो है लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर बहने वाली फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होता है। और वो अर्थ की इतनी सारी क्रैक्स में से ऊपर अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, और वहां ऊपर आके ये जो मिनरल्स होते हैं वो कूल हो जाते हैं, मतलब ठंडे पड़ जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। और बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स ऐसे हैं जैसे कि टिन, कॉपर, जिंक, लेड वगैरह, जो कि हमें वेन्स एंड लोड से ऑब्टेन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मिनरल्स की वो कैसे बनते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा में मिलेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल क्रैक्स वगैरह में से बेड्स की फॉर्म में मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक में। और इग्निशियस रॉक में एंड मेटामॉर्फिक दोनों रॉक्स में मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे छोटे क्रैक्स होंगे तो वेन्स की फॉर्म में मिलेंगे, बड़े क्रैक्स होंगे तो लोड्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। डीकम्पोजिंग क्या होती है सरफेस रॉक की? डीकम्पोजिंग मतलब जब कोई सरफेस पे रॉक पड़ी हो, अर्थ के सरफेस पे, वो टूट जाए और उसके अंदर से कई चीजें निकल जाए, गंदगी भी निकल जाए, मिनरल्स भी निकल जाए, मेटल्स भी निकल जाए, तो वो होता है डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। बॉक्साइट भी ऐसे ही मिलता है। बॉक्साइट में से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम, है ना। अच्छा, एलुवियल डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ के बीचों बीच में से नदी बह रही है, उस नदी को हम वैली बोलते हैं। उसके नीचे की सतह पर क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं, तो उसको हम एलुवियल डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। और वो मिनरल को पानी चाहे कितनी स्पीड में आ जाए वो टूटते नहीं है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, टिन, इस तरीके से। ओशन वाटर में भी हमें मिनरल देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका नमक ही हो गया, मैग्नीशियम, ब्रोमीन हो गया, तो ये सब। अच्छा, अब मिनरल्स के टाइप्स पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैंने आपको इजी करने के लिए लिख दिए हैं। जैसे कि मिनरल देखो, तीन टाइप के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी। मेटेलिक में आपका फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस आएगा। फेरस में आपको पढ़ना है आयरन, मैंगनीज, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। नॉन फेरस में आपका आएगा कॉपर, बॉक्सीट, एल्यूमिनियम। और प्रीशियस में आएगा, वी डिडंट हैव टू स्टडी देम इन डिटेल, हमें इनको डिटेल में नहीं पढ़ना, बट बता दूंगी होते क्या है। नॉन मेटेलिक में आपको मीका और लाइमस्टोन पढ़ना है। एनर्जी में दो पढ़ने हैं आपको, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल में कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी।
नॉन कन्वेंशनल में न्यूक्लियर, सोलर, जियोथर्मल, विंड, टाइडल, बायोगैस एनर्जी, ये सब चीज़ें पढ़नी है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, माइनिंग क्या होती है भाई, कि हम धरती को खोद-खोद के डिग करके उसमें से हम कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स निकाल के लाते हैं, उसको हम माइनिंग कहते हैं, ठीक है? तो अब क्लासिफिकेशन देखो मिनरल की, क्योंकि हर मिनरल का कलर, शाइन, ब्राइटनेस, डेंसिटी, क्रिस्टलाइजेशन अलग-अलग होता है, तो इसलिए हमें मिनरल्स को बाँटना पड़ता है, ठीक है? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स में ये डिवाइडेड है ना, ये जो मिनरल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जिन मिनरल्स के अंदर मेटल पाए जाते हैं उनको मेटेलिक मिनरल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि ओर होता है, ओर के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं और दूसरे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन मिनरल्स के अंदर भी आपको मेटल्स मिलते हैं। तो इस तरीके से, यानी कि पहले ओर, फिर आपका मिनरल, फिर आपका मेटल, इस टाइप से होता है, ठीक है? सो द मिनरल विच कंटेन मेटल आर नोन एज मेटेलिक मिनरल, जैसे कि आपके गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, है ना? अच्छा, उसके बाद ये मेटेलिक मिनरल 3 टाइप के होते हैं। पहला फेरस, फेरस जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट। हमें सिर्फ आयरन एंड मैंगनीज पढ़ना है। उसके बाद नॉन फेरस वो होते हैं कि जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता, लाइक कॉपर, टिन, लेड, एल्यूमिनियम। और प्रीशियस मिनरल जो कि प्रीशियस होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इस तरीके से। तो अब इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। तो फेरस में आते हैं। फेरस मिनरल्स कौन से मेटेलिक मिनरल्स होते हैं? दीज अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। जितने भी मेटेलिक मिनरल्स इस धरती पर प्रेजेंट है उसमें से 3/4 तो आपके फेरस मिनरल ही होते हैं, ठीक है? और ये जो है जितनी भी आपकी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम हो गई या फिर आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, ये उस चीज का रॉ मटेरियल है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो। आयरन और मैंगनीज फेरस मिनरल के बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस आयरन और मैंगनीज को ही अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? इसमें ये सबसे ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इसका साथ के साथ ना फ्लो चार्ट बनाते जाओ, ओके? फ्लो चार्ट के लिए मैंने ऊपर इसलिए ही ये बनाया था, ये देखो। फेरस में हमें आयरन एंड मैंगनीज पढ़ना था ना, पहले मेटेलिक, मेटेलिक के अंदर फेरस, फेरस के अंदर आयरन एंड मैंगनीज। तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके वीडियो को, ठीक है? अच्छा, आयरन ओर के बारे में अब हम बात करते हैं। आयरन ओर क्या होता है? ये बेसिक मिनरल होता है, हर एक इंडस्ट्री की ये बैकबोन है, ओके? और इंडिया में बहुत ज्यादा आयरन, अच्छा मतलब अच्छे रिसोर्सेज है आयरन ओर के। और मैग्नेटाइट कैसा आयरन होता है? फाइनेस्ट आयरन होता है ये मैग्नेटाइट, ठीक है? और इसके अंदर हाई आयरन कंटेंट है, मतलब 70% तो इसके अंदर आयरन पाया ही पाया जाएगा। इसके अंदर एक्सेलेंट क्वालिटीज है मैग्नेटिक की, मतलब चुंबकीय शक्ति अच्छी है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफी अच्छा योगदान अपना देता है। फिर एक हेमेटाइट आयरन और होता है जिसके अंदर 50-60% आयरन आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी और अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है ना? आयरन बेल्ट्स कौन सी है इंडिया में? ओडिशा झारखंड बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, बलेरी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुर, तुमकुर बेल्ट, दुर्ग बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट, इस तरीके से। मैंगनीज के बारे में अब हम देख लेते हैं। मैंगनीज एक ऐसा मेटेलिक एलिमेंट है, ये भी मेटेलिक एलिमेंट है ना, जो कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प आता है, ठीक है? स्टील की याद है जब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में मैं आपको स्टील का प्रोसेस समझा रही थी कि स्टील कैसे बनता है, तो उसमें मैंगनीज भी था। तो वही वाला पॉइंट है कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा एलिमेंट है। 10 केजी मैंगनीज चाहिए 1 टन स्टील बनाने के लिए, और ये इंसेक्टिसाइड, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट बनाने के काम भी आता है। और ओडिशा के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है मैंगनीज की, ठीक है? अब हमने फेरस पढ़ लिया, नॉन फेरस के ऊपर आते हैं। नॉन फेरस वो वाले मिनरल होते हैं जिसके अंदर आयरन नहीं होता, ठीक है? और नॉन फेरस का जो रिजर्व है इंडिया में, मतलब ये ज्यादा प्रेजेंट नहीं है इंडिया में, और इसके अंदर आते हैं जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट, गोल्ड। और ये इंपॉर्टेंट भी है बट ये है कम, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने कॉपर से। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए क्योंकि इसके अंदर ना मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है। आप देखते हो आपके घर में जो वायर्स की फिटिंग लगी हुई है ना, वो कॉपर से ही मोस्टली बनी हुई है, ठीक है? तो इसके अंदर एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ये इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्रीज में ये अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग होती है।
ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से कॉपर के, एक तो खेतरी माइंस इन राजस्थान, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट का जो ओर होता है ना, वो क्ले जैसा होता है, चिकनी मिट्टी जैसा होता है, और इस बॉक्साइट के ओर में से एक पदार्थ निकलता है, एक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम होता है एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया से ही एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को बनाने में काम आता है, जैसे कि स्टील, कॉपर, इन सब की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वायर्स वगैरह में, यूटेंसिल वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स, प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी, यहाँ पर और मध्य प्रदेश, इन सब जगह पर ये बॉक्साइट के डिपॉजिट है। ओडिशा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि 49%। और पंचमटली डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स है ओडिशा के अंदर, ठीक है, बॉक्साइट के। अब इसी से हम एल्यूमिनियम निकल के आते हैं। एल्यूमिनियम जो है अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, लाइट भी है, और सबसे ज़्यादा जैसे बर्तन में, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में काफ़ी अच्छा रहता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स देख लो। नॉन मेटेलिक मिनरल्स अब हमें पढ़ना है। फेरस पढ़ लिया, नॉन फेरस पढ़ लिया, और ये मेटेलिक मिनरल के पार्ट्स है, और प्रीशियस तो हमें पढ़ना ही नहीं है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक की, ठीक है। नॉन मेटेलिक में हमें मीका और लाइमस्टोन पढ़ना है ओनली, ठीक है। नॉन मेटेलिक वो होते हैं कि ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर मेटल नहीं पाए जाते, ओके, और साथ ही साथ ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते अगर हम इनको मेल्ट करें तो, ओके। सो ये मीका जो है इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। अब मीका के बारे में पढ़ लो। मीका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लगती है, लॉस फैक्टर कम होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी अच्छा है हाई वोल्टेज में। अगर हम देखें ये रेजिस्टेंस, हाई वोल्टेज, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज आपके फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको पता चले। और आगे देखो, मीका जो है अकर होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स और लीव्स, ठीक है। जो लीव्स और प्लेट की फॉर्म होती है उसके अंदर ये मीका मिलता है। इसको आप थिन शीट्स में भी स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। मीका जो है क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, इन सभी कलर्स में आपको मिल सकता है। और इसकी डिपॉजिट देखो, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो मतलब वेस्ट बंगाल की साइड पे है, कोदेरमा, गया, हाजीराबाग, बेल्ट ऑफ झारखंड, इन सब चीज़ों में, और इन सब जगह पर। और अजमेर राजस्थान, नेल्लौर आंध्र प्रदेश भी मेन प्रोड्यूसिंग रीजन्स है। तो ये हो गया। लाइमस्टोन देखो, लाइमस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऊपर बताई थी ना मैंने आपको कि कौन सी होती है। जब किसी रॉक को हाई प्रेशर, हाई हीट में से गुजरना पड़े तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और इन सेडिमेंट्री रॉक में प्लेट्स की फॉर्म में मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो लाइमस्टोन भी ऐसे ही मिनरल्स फॉर्म में मिलता है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट ये मिलते हैं। लाइमस्टोन आयरन को स्मेल्ट करने में, मतलब पिघलाने में हेल्प करता है। याद है स्टील के उसमें हमने देखा था, पढ़ा था ये, ठीक है। स्टील प्लांट्स देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। और सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइमस्टोन को यूज किया जाता है। ईजी। अगर ये ध्यान रख लेना, एक एक चप्पा चप्पा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का समझा है ना मुझसे आपने, तो ईजी हो जाएगा, ये याद कर लेना, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर के यहाँ पर आए हुए हैं, सो इट्स बेटर कि आप पहले वो याद। अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन प्रोडक्शन है इंडिया में, 21% इन 2016 एंड 17। माइनिंग के क्या क्या हैजार्ड्स हैं वो देखो। माइनिंग क्यों एक किलर इंडस्ट्री है, बहुत डेंजरस एक्टिविटी है ये भाई। धरती को खोदे तो ऑब्वियसली डेंजरस तो हो गई, हेल्थ अच्छी नहीं होती माइनर्स की, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है, ठीक है। डस्ट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारी अजीब अजीब गैसें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, जिसकी वजह से लंग्स की डिसीज़, पल्मोनरी डिसीज़ हमें हो जाती है। और अगर माइंस की छत गिर गई तब भी डेथ हो सकती है ना। और फायर भी लग सकती है। और वाटर अगर आप वहाँ पे पियोगे तो वो भी बहुत बेकार है हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर मिलावट होगी माइनिंग की वजह से। जो हम डंप कर देते हैं वेस्ट और स्लरी डाल देते हैं, जिससे कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, तो वो रिवर और स्टीम के पोल्यूशन को भी बढ़ावा देता है। सो दैट्स वाई एक किलर वो है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मिनरल्स एक तो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट है, नॉन रेन्यूएबल है, मतलब लिमिटेड है, और ये रेन्यूएबल होने में भी इसको लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, स्टॉक लिमिटेड है। टोटल डिपॉजिट भी इतना अच्छा नहीं है इंडिया में,
ठीक है, मतलब बहुत कम है ये और बहुत साल लगेंगे इनको दोबारा बनने में और हम बहुत जल्दी-जल्दी इनको कंज़्यूम करे जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इनको बचाने की ज़रूरत है। कैसे बचाएँगे? लो वेस्टेज करो, माइनिंग वगैरह कम करो, वुड और प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ कर लो मिनरल्स की जगह, जंक वेस्ट जो है और पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करो, मेटल्स को रिसाइकिल करना चाहिए, स्क्रैप मेटल का यूज़ करना चाहिए मतलब जो खराब मतलब जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं जो खराब मेटल्स हैं और दूसरे सब्स्टिट्यूट मेटल्स के अलावा दूसरे सब्स्टिट्यूट्स को ढूँढो, सस्टेनेबल तरीके से और प्लान्ड तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो अब हमें पढ़ने हैं एकमात्र एनर्जी रिसोर्सेज़ सिर्फ ये बचा है हमारे इसके अंदर, ठीक है? एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे साधन, ऐसे रिसोर्सेज जो कि एनर्जी देते हो, पावर देते हो ताकि उस पावर से, उस एनर्जी से हमारी इंडस्ट्रीज चले, उसको हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कोयला है, कोयले से हीट आएगी तो हीट से कई चीज़ें चल सकती हैं इंडस्ट्री में। पेट्रोल है, पेट्रोल से आपकी गाड़ी ऑटोमोबाइल्स वगैरह चलती हैं, मशीनरीज चलती हैं, नेचुरल गैस, यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी और इससे हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये दो टाइप के हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। शुरू करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से। ये बहुत लंबे टाइम से यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि आपके फायरवुड्स मतलब लकड़ी को जला के ईंधन, ठीक है, निकाला। उसके बाद कैटल डिंग केक्स, गोबर के जो उपले होते हैं और उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल एंड थर्मा, ये बहुत लंबे टाइम से यूज किए जा रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल जो कि अभी अभी आए हैं, ठीक है, रिसेंटली, जैसे कि विंड पावर, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, एटॉमिक, बायोगैस, ये इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब ये खत्म नहीं हो सकती और रेन्यूएबल भी है ना। और इसको बनने में, कन्वेंशनल सोर्स को बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो शुरू करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से। फर्स्ट इज कोल। कोल जो है बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इंडिया हाईली डिपेंडेंट है कोयले पे अपनी कमर्शियल नीड्स को फुलफिल करने में। हैवी होता है ये साइज में, ठीक है, क्योंकि लार्ज साइज में आता है, लेकिन जब कोयले की राख बन जाती है तो ये अपना वेट कम कर देता है, ठीक है। दस हैवी इंडस्ट्री, इसलिए जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं और थर्मल पावर स्टेशंस जो होते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस मतलब कि भाप वाले, है ना, तो वो भी कोल फील्ड के आसपास लोकेटेड होते हैं, है ना। अच्छा, कोयले का यूज क्या है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने में, इंडस्ट्री की नीड्स को फुलफिल करने में। और कोयला बनता कैसे है? जब बहुत सारे जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं, जब वो मर जाते हैं और धरती के नीचे 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 जाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर कंप्रेशन होता है गैसेस का, मैग्मा का और हीट का, तो कोयले में बन जाते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोल्स होते हैं बेस्ड ऑन कि वो कितना जले भुने हैं, कितनी नीचे की सतह में मिले हैं अर्थ के, है ना। तो इस वजह से पहला है पीट। पीट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय डिकेइंग ऑफ प्लांट इन स्वैम्प्स। तो क्या है, जैसे दलदल है, क्या है, दलदल है, दलदल के अंदर अगर कोई प्लांट सड़ गया है और उसका कोयला बन गया हो तो उसको हम पीट कहते हैं। इसके अंदर कम कार्बन कंटेंट होता है, हीटिंग कैपेसिटी, हीट इतना ज़्यादा जलता भी नहीं है, हाई मॉइस्चर होता है इसके अंदर। लिग्नाइट भी लो ग्रेड ब्राउन कलर का कोयला होता है, सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करता है और तमिलनाडु के नई वैली में ये पाया जाता है। बिटुमिनस बहुत पॉपुलर है इंडस्ट्री वाइज, ठीक है। हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में भी हेल्प करता है, आयरन को पिघलाने में भी ये हेल्प करता है और बहुत नीचे पाया जाता है धरती के। और एक सबसे हार्ड क्वालिटी और हाईएस्ट क्वालिटी का कोल जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। अब अकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया में अगर हम पढ़ें तो दो एजेस में ये बनता है, एक गोंडवाना कोल होता है और एक टर्शरी कोल होता है। तो गोंडवाना कोल के बारे में पढ़ते हैं पहले हम। ये जो गोंडवाना कोल है ना, ये 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले बनता था और ये इंडस्ट्री में, मेटलिक इंडस्ट्री में यूज होता है। ये गोंडवाना कोल आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, झारखंड में और दामोदर वैली। इस इन दिस बेल्ट झारिया, रानीगंज और बोकारो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। और ये कोल डिपॉजिट जो है गोदावरी, महानदी, सोन और वारदा वैलीज में भी आपको मिल जाएंगी, ओके। टर्शरी कोल जो है 55 मिलियन ईयर अगो पहले बना था और मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में आपको मिल जाएगा। बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड, मिनरल ऑयल भी बोल सकते हैं।
सेकंड हाईएस्ट फॉसिल फ्यूल है ये, और इससे आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो जैसे कि फर्नेस ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, और ये फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह ये यूज होता है, ठीक है। इससे आपको टेक्सटाइल बन सकते हैं, फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, ल्यूब्रिकेंट फ्यूल के उसमें भी यूज होता है, मतलब इसके थ्रू ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है नोडल इंडस्ट्री कहलाता है। इतना समझ में आया? ओके ओके। सो 63% ऑफ इंडिया जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो मुंबई हाई से आता है, 63%, 18% गुजरात से आता है और 16% आसाम से आता है। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस अच्छा है, काफ़ी अच्छा फॉसिल फ्यूल है, एनर्जी रिसोर्स भी। इसके अंदर कम कार्बन कंटेंट होता है। इसको हम पेट्रोलियम या फिर पेट्रोलियम के अलावा भी ये मिल जाता है। बर्निंग, पॉल्यूटेंट्स ऑन बर्निंग, मतलब कि पॉल्यूटेंट्स ऑन बर्निंग की बहुत कम पॉल्यूटेंट्स, जब इसको हम जलाते हैं तो बहुत कम कार्बन कंटेंट इससे निकलता है। और कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अगर इसको कंपेयर करें तो ये बहुत कम हार्मफुल गैसेस सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये अच्छा है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप इसको थोड़ा बहुत कह सकते हो। और ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा सोर्स है एनर्जी का। फर्टिलाइजर और पावर इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है, सीएनजी में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। रिजर्व देखो, कृष्णा गोदावरी बेसिन में आपको ये मिल जाएगा, मुंबई हाई की वेस्ट कोस्ट में, गल्फ ऑफ कैम्बे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देख लो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत, बिजली की बहुत ज़रूरत होती है हमारे देश में, हर चीज़ में बिजली ही लगती है, हमारे देश की बढ़ोतरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी भी थर्मल एंड हाइड्रो होती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है कि जब आप कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को बर्न करते हो तो एनर्जी जो निकलती है उसको उसके थ्रू टरबाइन चलती है और उस टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। सो ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है, नॉन रिन्यूएबल होती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही है, बड़ी हाइट से आप जब पानी को फ्लो करवाते हो तो टरबाइन मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती है, पॉल्यूशन फ्री होती है, रिन्यूएबल भी है, जैसे कि भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली और कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसकी के थ्रू आप डिफरेंस कर देना इन सब चीज़ों का, ठीक है। और अब हमारा बस रह गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हमें न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी पढ़नी है। अब इसमें क्या होता है कि एटम्स की वजह से जो एनर्जी निकलती है, आपको पता है हर चीज़ एटम से बनी हुई है, तो एटम्स की वजह से जो एनर्जी निकलती है उससे हम पावर बनाते हैं, तो होती है एटॉमिक एनर्जी। जैसे कि आपको यूरेनियम और थोरियम मिल जाता है अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान, झारखंड में, और मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला में। तो ये एटॉमिक एनर्जी होती है जो कि एटम से हमें मिलती है। बात करते हैं सोलर एनर्जी की, सूरज से हमें मिलती है। इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर अच्छी अमाउंट की सनलाइट आती है और हम उसको ट्रैप भी कर सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी उससे भी प्रेजेंट मतलब कर सकते हैं हीटिंग पर्पसेस वगैरह के लिए। फास्टेस्ट एमर्जिंग है, और इससे इसके बाद मतलब ये सोलर एनर्जी के आने के बाद हमें फायरवुड और डंग केक्स के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। विंड पावर जो है वो इंडिया का ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है। इंडिया में काफ़ी अच्छी विंड आती हैं जिसकी वजह से हम उसको कलेक्ट करके विंड्स के थ्रू टरबाइन चलवा के, टरबाइन चलेगी तो अगर विंड आएगी तो विंड मिल्स जो है वो घूमेंगी, विंड मिल्स घूमेंगी तो टरबाइन चलेगी, टरबाइन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो इस तरीके से तो विंड पावर अच्छी है। तमिलनाडु और नागरकोइल इन मदुरई, इनमें ये विंड मिल्स वगैरह होती हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है विंड फार्म्स के लिए। नागरकोइल और जैसलमेर राजस्थान भी फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। बायोगैस का अब हम बताते हैं। बायोगैस जो है वो कैसे बनता है, जब हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि श्रब्स मतलब प्लांट्स वगैरह ही, फार्म का वेस्ट, एनिमल और ह्यूमन के वेस्ट को सड़ाते हैं तो उससे बायोगैस बनती है। और इसमें से हमें केरोसिन, डंग केक, चारकोल से ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी है, ये हमें देता है। सस्ता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्री, जो मतलब ट्रीज वगैरह का लॉस हो जाता है उससे ये हमें बचाता है। इज यूज एज फ्यूल फॉर कुकिंग के लिए यूज होता है। रूरल एरियाज में लाइट वगैरह जलाने के लिए काफ़ी यूज होता है। खाद के उसमें ये अच्छे से यूज होता है। गोबर गैस प्लांट बने हुए हैं, बायोगैस प्लांट को हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं, ठीक है।
टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। टाइडल एनर्जी क्या होती है, जो ओशन में टाइड्स आती है ना, हाई टाइड लो टाइड, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम। तो ये होती है टाइडल एनर्जी। और ये बनती कैसे है, सिंपल भाषा में मैंने लिखी हुई है। इन सिंपल टर्म्स टाइडल एनर्जी वर्क्स विया टरबाइन, टरबाइन के थ्रू ये होती है, ठीक है। अगर टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं वो 12 से 18 टाइम घूमती हैं 1 मिनट में, क्योंकि टाइड लो भी है, हाई टाइड भी है, लो टाइड भी है, तो उसकी वजह से अगर इतने टाइम्स घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। और टरबाइन को एक गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू गियर बॉक्स को जनरेटर के थ्रू, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ओके, बिजली बनती है। अब टाइडल एनर्जी के लिए कौन कौन सी जगह अच्छी है, गल्फ ऑफ कम्बैट, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन्स, ओके। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, अब ये देखो, इट रेफर्स टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सबसे अंदर वाले एरिया में हीट होती है, मोल्टन मैग्मा होती है, और वो हीट जब आती है तो भाप के रूप में आती है और उस भाप से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। अब कैसे, जैसे जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर होती है, तो जैसे अर्थ के सबसे नीचे जाओगे ना तो अर्थ गर्म हो जाती है, और कुछ प्लेसेस पे ये जियोथर्मल ग्रेडियंट, मतलब एक तरीके का ये जियोथर्मल इंग्रेडिएंट इतना हाई होता है कि हाई टेम्परेचर मिल जाता है हमें कुछ ही दूरी पे, है ना। और आपको पता ही है कि नीचे ग्राउंड वाटर भी होता है, तो ग्राउंड वाटर उस हीट को, उस गर्माइश को सोख लेता है, उससे फिर भाप आती है, स्टीम आती है, और उस स्टीम के थ्रू हम टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से फिर गियर बॉक्स होता है, फिर जनरेटर होता है, उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जैसे कि हिमाचल में पार्वती वैली नियर मणिकरण और पूगा वैली इन लद्दाख 2 प्रोजेक्ट्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, अब हमें एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है, ऑब्वियसली लिमिटेड है। अगर हम कन्वेंशनल सोर्स को देखें तो लिमिटेड है, हम उसको बचाना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसकी वेस्टेज ना हो, और हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल की जगह, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद कर सकते हैं जब यूज ना हो, पावर सेविंग डिवाइसेस और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, ओके। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।